हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आपका भी सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 25 से 27 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आ गया है सरकार की तरफ से। विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट आई हुई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी हुआ है। खान क्वेस्ट नाम से एक सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। सीटी कुरियन जी हैं जिनका निधन हो गया है। कारगिल विजय दिवस अभी आयोजित किया गया है। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर रहेगी 6 से 6.5%, 6.5 से 7%, 7 से 7.5% और 7.5 से सॉरी ये 8% होना चाहिए था। ठीक है, 8.0। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है भारत की विकास दर वित्त वर्ष 24-25 में 6.5 से 7% के बीच में रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा सर्वेक्षण में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है, ठीक है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो घटकर 5.4% आ गई है, जो वित्त वर्ष 2023 में 6.7% पर थी। इसके अलावा जो नेगेटिव इसमें डेवलपमेंट है वो ये है कि जो एफडीआई का फ्लो है वो वित्त वर्ष 2024 में घटकर कितना हो गया है, 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि ये वित्त वर्ष 23 में 47.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके अलावा वित्त वर्ष 24 में जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, उसमें 7.6% की वृद्धि देखी गई और पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में 4.18 या 4.18% की वृद्धि देखी गई। थोड़ी सी बात आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो केंद्रीय बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और इसे जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, अगर वर्तमान में बात करें तो वी अनंत नागेश्वरन जी जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। देख रेख में वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है और इसे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पहली बार 1950-51 के बजट सत्र में जो है यह संसद के सत्र में प्रस्तुत किया गया था। और ये प्रारंभ में जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो बजट दस्तावेजों का ही एक हिस्सा था, लेकिन 1964 से इसे क्या कर दिया गया, बजट से अलग कर दिया गया और ये बजट से पहले जो है वो प्रस्तुत किए जाने का तब से कन्वेंशन बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? ब्राजील, इंडोनेशिया और कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, रूस, अमेरिका और नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, जो शीर्ष 3 देश हैं वो क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है वो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एक विश्व के वनों की स्थिति 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2010 से 2020 के बीच भारत में प्रति वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, जबकि चीन में यह वृद्धि क्या है, 19,37,000 हेक्टेयर की। ठीक है, और इसके साथ चीन ने क्या किया है, पहला स्थान हासिल किया है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है जहां पर 4,46,000 हेक्टेयर के साथ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 78, 82, 85 और 90। उसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है इसके अनुसार भारत जो है, भारतीय पासपोर्ट जो है वो वैश्विक स्तर पर 82वें स्थान पर आया हुआ है। हालांकि ये जो है भारत का स्थान पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान गिर गया है। ये 2023 में भारतीय पासपोर्ट जो है वो 80वें स्थान पर था। ठीक है, अगर बात करें दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की तो सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो इस सूचकांक में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर जो है
वो अफगानिस्तान का पासपोर्ट रहा है। और ये जो इंडेक्स है, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनके आंकड़ों पर ये बेस्ड है। यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें बताया कि सिंगापुर के पासपोर्ट के साथ आप 195 देशों में वीजा मुक्त यात्रा मतलब वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, जबकि भारत, सेनेगल और ताजिकिस्तान ये तीनों देशों के पासपोर्ट जो है वो 82वें स्थान पर है। और इनके पासपोर्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः रखा गया है। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, स्वतंत्रता मंडप और विजय मंडप, जनगण मंडप और भारत मंडप, स्वराज मंडप और शांति मंडप। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये दरबार हॉल का जो नाम बदल के किया गया है गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हॉल है उसका नाम बदलकर क्या किया गया है, अशोक मंडप किया गया है। ये फैसला जो है वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा लिया गया है। ये राष्ट्रपति भवन जो होता है ये भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक या ऑफिशियल जो है रेजिडेंस होता है। बात करें दरबार हॉल की, तो दरबार हॉल में जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उनके वितरण जैसे महत्वपूर्ण समारोहों का आयोजन किया जाता है, जबकि अशोक हॉल जो है वो मूल रूप से एक क्या है, वॉल। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेशी उन्नत P1135.6 फ्रिगेट का नाम क्या है? त्रिकुट, त्रिपुट, तुशील, कमाल। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये जो स्वदेशी उन्नत P1135.6 फ्रिगेट जो अभी लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है, त्रिपुट है। और इसकी लॉन्चिंग 23 जुलाई 2024 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा की गई है। ठीक है। भारत और रूस के बीच में अक्टूबर 2016 में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत क्या किया जाएगा, भारत को ऐसे 4 फ्रिगेट दिए जाने वाले हैं, जिसके तहत 2 फ्रिगेट जो है वो रूस से आएंगे, जबकि 2 फ्रिगेट जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक का क्या हो गया है, जो है इसका जो है लॉन्चिंग हो गई है। बाकी जो अभी 2 जो है रूस से आने हैं उनका आना बाकी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए कहां गई है? चीन, रूस, मंगोलिया और जापान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो भारतीय सेना की टुकड़ी ये खान क्वेस्ट अभ्यास में भाग लेने के लिए मंगोलिया के उलान बटार के लिए क्या हो गई है, रवाना हो गई है। ये अभ्यास जो है वो 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच में आयोजित किया जाएगा। ये यहाँ पे आप मैप देखेंगे तो ये चाइना रहा, ये इंडिया रहा, और उसके ऊपर जो है मंगोलिया, और उसके ऊपर रशिया। ये मंगोलिया जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री या भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसकी जो सीमा है वो समुद्र से या जल से नहीं लगती है। ठीक है। और मंगोलिया की राजधानी जो है वो उलान बटार है, जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस अभ्यास का लक्ष्य जो है भारतीय सशस्त्र बलों को शांति अभियानों के लिए क्या करना है, तैयार करना है। जो पीस मिशन होते हैं उनके लिए इनकी प्रिपरेशन करवानी है। ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चंस तो देखते रहे, साथ ही साथ आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य देते रहें, ताकि हमें भी जानकारी मिले कि आपको ये चीजें फायदा दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। अगला क्वेश्चन, जापानी वैज्ञानिकों ने रोबोट के लिए निम्न में से किस तरह के चेहरे का विकास किया है? कृत्रिम धातु चेहरा, जीवित त्वचा का चेहरा, प्लास्टिक चेहरा और सिलिकॉन चेहरा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जापान के वैज्ञानिकों ने रोबोट के लिए एक जीवित त्वचा का चेहरा डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। उन्होंने रोबोटिक चेहरों पर जीवित त्वचा के ऊतकों को जोड़ने और उन्हें मुस्कुराने के लिए एक क्या करी है, विधि या एक जो है प्रोसेस डेवलप की है। ठीक है। इसके अलावा चेहरे के आकार में मानव त्वचा कोशिकाओं को विकसित किया गया है, जो अधिक जीवंत दिखने वाले रोबोट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा कार्य करने से क्या होगा, रोबोट जो है आपको ज्यादा जो है जीवंत, मतलब जीवित, जैसे जीवित व्यक्ति होता है एकदम वैसे ही आपको ये दिखाई देगा। इसके अलावा ये जीवित ऊतकों की जो त्वचा लगाई जा रही है उसकी मदद से धातुओं और प्लास्टिक की तुलना में कई फायदे हैं, और ये त्वचा को क्या करेगी, खुद मरम्मत करने में भी मदद करेगी। इसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं उनका चेहरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेशली कॉस्मेटिक्स वगैरह का, उनका त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी अध्ययन इसके तहत जो है वो आराम से किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, नीता अंबानी को हाल ही में किस समिति का सदस्य फिर से चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में नीता अंबानी जी को दोबारा चुन लिया गया है। ठीक है, ये जो पेरिस में ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं उसके 142वें आईओसी सत्र में इनको सर्वसम्मति से फिर से आईओसी का सदस्य चुन लिया गया है। इनको पहली बार वर्ष 2016 में जो रियो डी जेनेरो ओलंपिक खेले गए थे उसमें इनको आईओसी में शामिल किया गया था और नीता अंबानी जी जो हैं वो आईओसी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इनका एक रिलायंस फाउंडेशन है जिसने खेलों में और विशेषकर जो इंटीरियर एरियाज हैं जहां पर जो है वो इतनी पहुंच नहीं है संसाधनों की, वहां पर इन्होंने खेलों के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने 1999 में 3 मई से 26 जुलाई के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था और उसी युद्ध की स्मृति में, ठीक है, और जो सैनिकों ने उसमें अपना बलिदान दिया है वैसे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 में भारत कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और प्रधानमंत्री भी जो है इसके लिए जो एक समारोह में भाग लेने के लिए स्वयं जो है वो द्रास क्षेत्र में गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष आयकर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इनकम टैक्स डे। आज अभी तो सबको आइडिया भी होगा, इस टाइम पे इनकम टैक्स का जो है वो काफी चल भी रहा है। 15 जुलाई, 20 जुलाई, 24 जुलाई और 30 जुलाई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये प्रतिवर्ष 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये जो दिवस मनाने का उद्देश्य है वो क्या है? करों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्र के विकास के लिए करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, जिससे मैक्सिमम लोग जो हैं जो टैक्स दे सकते हैं वो क्या है, वो टैक्स दें और राष्ट्र के विकास में क्या करें, भागीदार बने। अगर भारत में आयकर की बात करें तो आयकर की शुरुआत भारत में 24 जुलाई 1860 को की गई थी और शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर जेम्स विलियम। तो ये आपके लिए एडिशनल फैक्ट है, ये हिस्ट्री की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, सीटी कुरियन जी जिनका हाल में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित थे? विज्ञान, साहित्य, खेल और अर्थशास्त्र। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये कुरियन जी जो हैं ये अर्थशास्त्र क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, जिनका 93 वर्ष की आयु में 23 जुलाई को निधन हो गया है। ठीक है, इन्हें वर्ष 2000 में भारतीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इन्होंने अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर 15 पुस्तकें लिखी हैं और गरीबी से लड़ने के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। इनका मानना था कि मैं अध्ययन के आधार पर जो है कुछ नई चीजें लेकर आऊंगा जिसके बेसिस पर क्या किया जा सकता है, गरीबी से सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। इनका जो है वो निधन हो गया है। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट की जानकारी मिलती रहे। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए